आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा 2000 का एचटेट 2025 का है वो 25 में नहीं हुआ, वो 26 में होगा। और जैसे लास्ट ईयर जुलाई में हुआ था उसकी अब भी संभावना जून और जुलाई में होने की है। और मैं हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन करवा रही हूँ मेरे चैनल पे, और हिंदी साहित्य मैंने स्टार्ट कर रखा है और साथ के साथ हम एनसीईआरटी कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी साहित्य है उसमें 20 नंबर का हिंदी व्याकरण से आता है, 20 नंबर का हिंदी साहित्य से आता है और 20 नंबर का हिंदी का जो एनसीईआरटी बुक्स है 6 to 10 क्लास की वहाँ से आता है। तो इसलिए मैं आपके उन 20 मार्क्स के लिए आपको एनसीईआरटी की 6 क्लास की जो मल्हार बुक है वहाँ से करवा रही हूँ, क्योंकि पहले इसकी जगह वसंत की जो पुस्तक उसका प्रयोग होता था स्कूलों में पढ़ाने के लिए, अब मल्हार का प्रयोग होने लगा है पढ़ाने के लिए। तो अब हम मल्हार से करेंगे। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है, जैसे जो मातृभूमि कविता है इसके कवि कौन है ये पूछ लेंगे आपसे। तो इसके कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी हैं। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, सोहनलाल द्विवेदी के बारे में। और आपसे ना कविता की पंक्तियां पूछ लेंगे, तो आपको पंक्तियों पे फोकस रखना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। तो पंक्तियों को मैच करने के लिए दे देंगे ये किस कविता की हैं और या किस कवि की हैं। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए। जो मातृभूमि कविता है ये मातृभूमि यहाँ पर कविता का नाम है, हमें कविता का नाम को अच्छे से याद रखना है। तो इसका सबसे पहले जो पंक्ति है इसमें है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। जो ये पंक्ति है, ये इस पंक्ति में कवि भारत के भौगोलिक सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहा है। पहले तो इस कविता के पूरे के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ये पहली कविता है मातृभूमि, इसमें जो कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी भारत के प्राकृतिक सांस्कृतिक और भौगोलिक वर्णन किया गया है भारत की सुंदरता के बारे में। सबसे पहले जैसे कहा गया है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। भारत के जो उत्तर में हिमालय पर्वत है, हम सभी जानते हैं कि वो इतना ऊंचा है कि उसकी ऊंचाई इतनी है कि वो आकाश को स्पर्श कर रहा है, जो देश के लिए गर्व की बात है, गर्व का प्रतीक है। वहीं नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। भारत के जो ऊपर में है वो क्या है? हिमालय पर्वत है और वो बहुत ऊंचा है। जो नीचे क्या है? मतलब दक्षिण की तरफ नित सिंधु झूमता है। सिंधु यहाँ हिंद महासागर को कहा गया है। यदि आप भारत के मैप को देखेंगे तो नीचे दक्षिण की तरफ है हिंद महासागर है, और वो महासागर भारत के झुककर वंदना कर रहा है। तो दक्षिण में हिंद महासागर भारत माता की झुककर क्या कर रहा है? वंदना कर रहा है। तो आगे है, यहाँ पर तो जो भारत की भौगोलिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। आगे की जो पंक्तियां हैं इनमें गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग जगमग छटा निराली पग पग चहर रही हैं। जो इन पंक्तियों में कवि है, इन पंक्तियों में कवि यहाँ पर नदियों की पावनता का बारे में वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि गंगा यमुना त्रिवेणी, जो त्रिवेणी है 3 नदियां हैं हमारे देश में, गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। तो पर यहाँ पर गंगा यमुना त्रिवेणी लहर रही हैं, वे बेसुध होकर सब कुछ भुला रही हैं। वो जो भारत की मातृभूमि है, धर्म अपनी भूमि है, इसके ऊपर तीनों नदियां बह रही हैं, लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही हैं। जो हमारी नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी, अपनी लहरों से भूमि को सिंचित कर रही हैं, पग पग पर सिंचित कर रही हैं। जो हमारी फसलें हैं उनमें पानी दे रही हैं। इन पंक्तियों में इनके बारे में बताया गया है। जो गंगा यमुना नदी, इनकी पावनता के बारे में बताया गया है। और भारत की पग पग छटा निराली, इनसे भारत की क्या है? पग पग छटा निराली है और पग पग छहर रही हैं। तो आगे हम करते हैं तीसरी पंक्ति में कवि का आशय है। इस तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि यह पुण्य भूमि मेरी, यह स्वर्ण भूमि मेरी, यह जन्म भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। यहाँ पर जो कवि हैं यहाँ पर अपने देश की भूमि के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि यह मेरी पुण्य भूमि है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर कवि यह पुण्य भूमि मेरी भी है, मेरी भूमि है जहाँ पर मैंने अच्छे कर्म किए हैं। यह स्वर्ण भूमि मेरी, स्वर्ण भूमि जैसे यहाँ पर भारत की जो मिट्टी है उसको सोने के समान बताया है। यह जन्मभूमि मेरी, जो भारत की भूमि है, यह मेरी जन्मभूमि है, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। और यह मेरी मातृभूमि के समान है, मेरी माता के समान है। इन पंक्तियों में कवि ने भारत की भूमि के बारे में वर्णन किया है।
और आगे है अनेक झरने झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। जो ये कविता की ये पंक्तियां हैं इनमें कवि जो भारत की पर्वतीय सौंदर्य है उसके बारे में वर्णन कर रहा है। भारत के पर्वत के सौंदर्य के बारे में वर्णन कर रही हैं। जो भारत का पर्वत है वहां से क्या है अनेक झरने झरते हैं जिनकी पहाड़ियों से, जो भारत के झरने हैं वहां से झरने गिरते हैं और झाड़ियों चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। जो झाड़ियों में है वहां पर चिड़िया चहक रही हैं जो मन को सुकून देती हैं। जो भारत की जो चिड़िया हैं वो झाड़ियों में चहक रही हैं और जो कवि के मन को क्या देती हैं सुकून देती हैं। आगे की जो पंक्तियां इनमें हम पढ़ेंगे। अमराइयां घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन तन मन संवारती है। इस पंक्तियों में कवि कहता है कि जो भारत के यहाँ इन पंक्तियों में कवि भारत के सुगंधित वातावरण का वर्णन कर रहा है और यहाँ पर जो बाग बगीचे हैं उनका यहाँ पर वर्णन कर रहा है। अमराइयां का मतलब होता है आम के बाग, यहाँ पर आम के बाग। तो आम के बाग के बारे में कवि यहाँ पर वर्णन कर रही हैं कि यहाँ पर आम के बाग बहुत ज्यादा है और जो भारत यहाँ पर आम के घने बगीचे और उनमें कोयल की कू भारतीय बसंत की पहचान है। जो आम के बाग है उनमें क्या करती है कोयल कू करती है और यहाँ पर भारत के जो बसंत आता है तब करती है। तो वसंत के मतलब वसंत ऋतु की पहचान है। दक्षिण में चंदन के वनों से आने वाली शीतल हवा का यहाँ पर वर्णन किया गया। मल्य पर्वत कहाँ पर है दक्षिण में है। जो मल्य पर्वत से दक्षिण में जो मल्य पर्वत है वहां से क्या है शीतल हवा आती है और जो तन मन संवारती है जो यहाँ पर जो हमारे मन को क्या करती है हमारे मन की थकान दूर करती है। तो इस पंक्ति में जो कवि ने क्या किया है भारत के सुगंधित वातावरण और वनस्पतियों का वर्णन किया है। आगे जो है यह धर्म भूमि मेरी, आगे की पंक्तियों में कवि ने क्या वर्णन किया है यह धर्म भूमि मेरी, यह कर्म भूमि मेरी, यह जन्म भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। यहाँ पर कवि है जो अपनी भूमि का वर्णन करता है कि यही मेरी जो भारत की भूमि है यही मेरी धर्म भूमि है, यही मेरी क्या यहाँ पर यही मेरी कर्म भूमि है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने आदर्शों की भूमि का वर्णन किया है, जो अपनी भूमि है उसका वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने मिट्टी के प्रति प्रेम चरम पर है। वो भारत की जमीन को टुकड़ा नहीं मानते, वो भारत की जमीन को टुकड़ा नहीं मानते। वो भारत की जमीन के बारे में कहता है कि यह मेरी पहचान है, यह मेरी धर्म भूमि है। धर्म भूमि से यहाँ पर है कि यह मेरी मेरी धर्म भूमि ने मुझे नैतिकता सिखाई है। यह कर्म भूमि मेरी, कर्म भूमि यहाँ पर मैंने क्या किया है मेहनत करना सीखा है। यह जन्म भूमि मेरी, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है और जो मेरी भूमि है वो क्या है मेरी मातृभूमि है, माता के समान है। तो आगे जो कवि है दूसरी पंक्तियों में यहाँ पर कवि कहता है जन्मे जहाँ रघुपति जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यहाँ पर कवि है जो अशांति और ज्ञान के संदेश के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि कवि कहते हैं कि यहाँ पर जो श्री राम जी का जन्म हुआ है, महान पुरुष श्री राम जी का जन्म हुआ है, जहाँ जन्मी थी सीता, जहाँ यहाँ पर जहाँ सीता का जन्म हुआ था, जो सीता माता है यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। यहाँ पर महान पुरुष श्री राम का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, पुनीत होता है पवित्र। यहाँ पर जो श्री कृष्ण है इनका जन्म हुआ है और इन्होंने क्या है भारत की भूमि पर श्री कृष्ण ने क्या सुनाई थी गीता सुनाई थी। तो यहाँ पर राम और सीता और श्री कृष्ण के द्वारा सुनाई गई गीता का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। तो आगे है गौतम ने जन्म लेकर जिस सुयश को बढ़ाया। यहाँ पर कवि कहता है कि गौतम ने जन्म लेकर महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है, जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। यहाँ पर कवि गौतम बुद्ध के बारे में कहते हैं कि जो हमारे देश की मातृभूमि है यहाँ पर क्या हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है और शांति और ज्ञान, जिन्होंने शांति और ज्ञान का संदेश दिया है। राम जैसे मर्यादित पुरुष ने यहाँ मर्यादित पुरुष का जन्म हुआ है और गौतम जैसे महापुरुष ने जन्म लेकर हमारे देश को जो हमारे देश के लोगों को क्या है शांति का प्रतीक दिया है, शांति के प्रतीक के बारे में वर्णन किया है।
जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई। क्या है, जो गौतम बुद्ध उन्होंने अपने वचनों के द्वारा जग को क्या है, दया सिखाई है, जग को दिया दिखाया, इन्होंने जग को अहिंसा का दिया दिखाया है कि हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, यह जन्म भूमि मेरी। यहाँ पर कवि है जो अपनी भूमि के बारे में कहता है कि यही मेरी युद्ध भूमि है और यही मेरी बुद्ध भूमि है, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ है। यही मेरी मातृभूमि है, क्योंकि यहाँ पर यही मेरी मातृभूमि है और यही मेरी जन्म भूमि है। यहाँ भारत की जो मातृभूमि है उसका अच्छे से वर्णन किया गया है। और इसके जो कवि हैं वो कौन है, सोनलाल द्विवेदी है। आपको इसकी पंक्तियां अच्छे से याद रखनी है, वो क्योंकि कई बार ना एग्जामिनर पंक्तियों को मैच करना बता देता है या फिर ये पूछ लेता है कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं और इसके राइटर कौन है, सोनलाल द्विवेदी हैं। अब हम सोनलाल द्विवेदी के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से सोनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। जो ये कविता है इसको हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से प्रसिद्ध सोनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य था। जब इनका जन्म हुआ था सोनलाल द्विवेदी का 1906 से लेकर 1988 तक, उस समय क्या था, भारत पर जब इनका जन्म हुआ भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी के सबसे प्रिय विषय से देशभक्ति। जो सोनलाल द्विवेदी हैं वो क्या देशभक्ति परक कविताएं लिखते थे। भारत के गौरव गान का उन्होंने बहुत प्रिय था। उन्होंने जो भारत का गौरव का गान था उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ चर्चित रचनाएं हैं, आपसे इनकी रचनाएं पूछ लेंगे एग्जाम के अंदर। बड़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। ये रचनाएं आपको अच्छे से याद रखनी है। और इसके अंदर ये MCQ है। हिंद महासागर के लिए कविता में सिंध शब्द, कौन सा शब्द, हिंद महासागर के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था, सिंधु का। आपसे ऐसे ही पूछ लेंगे। जो मातृभूमि कविता है उसमें सिंधु शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ था, हिंद महासागर के लिए हुआ था। मातृभूमि कविता है, इसका मुख्य रूप क्या है, भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया। इस कविता में भारतवासियों की वीरता का भी बखान किया गया, प्राकृतिक सौंदर्यता की भी सराहना की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है और भारत की प्रशंसा। अब इस जो लाइन है इसके अंदर सभी का जो कवि इन तीनों लाइनों का जो भाव है वो है, तो इसलिए इस आंसर को माना जाएगा भारत की प्रशंसा की गई है। अब जो ये है ये तो मतलब कि सबको ही पता है। इस जो मैच है इसके बारे में बताना है यहाँ पर। जैसे हिमालय है, हिमालय का मतलब यहाँ पर हिमालय का मतलब क्या होता है, भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। गौतम बुद्ध है, इसमें गीता क्या है, एक प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है जो भगवत गीता में, इसमें प्रश्न उत्तर संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन के बीच हुए थे। और सीता क्या है, जनक की पुत्री जानकी सीता है। और श्री कृष्ण कौन थे, यहाँ पर जो रघुपति ऊपर मिलेंगे इनके बारे में। त्रिवेणी का मतलब हिमालय के बारे में नीचे था। और मल्य पवन के बारे में, या दक्षिण के मल्य पर्वत से चलने वाली पवन, इसका ये हो जाएगा। गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध क्या है, नदियां हैं। और त्रिवेणी जो भारत के तीनों नदियां हैं उनके बारे में है। और रघुपति क्या है, श्री रामचंद्र दशरथ जी के पुत्र हैं। श्री कृष्ण के बारे में हमने कर ही लिया, कौन थे, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, इसका ये होगा। और हिमालय के बारे में नीचे, त्रिवेणी तीनों नदियों के बारे में है। सीता जो जनक की पुत्री है। गीता के बारे में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। महात्मा बुद्ध के बारे में एक प्रसिद्ध महापुरुष जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इसका आंसर ये होगा जो लास्ट वाला 10 है। तो आगे देखो एनसीईआरटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर आपके लिए जो होगा वो आपसे ऐसे पंक्ति पूछ सकते हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, ये पंक्ति किसकी है, आपको ये पंक्ति अच्छे से पता होना चाहिए पंक्ति किसकी है। उसके बाद ऐसे पूछ लेंगे जो जगमग ठहर रही निराली पग पग ठहर रही है, जैसे कब ये पंक्तियां ये इंपॉर्टेंट आपको इनको अच्छे से कर लेनी है। और एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने के लिए है, बट ये जब पढ़ने के लिए दिया है तो हमसे पूछ सकते हैं। पुष्प की अभिलाषा, ये पुष्प की अभिलाषा है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। जो पुष्प की अभिलाषा है ये पंक्तियां हैं, ये किस लेखक की हैं तो हमें पता होना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा से ली गई हैं। आपको ये पंक्तियां दे देंगे
जो पुष्प की अभिलाषा है, और ये पूछ लेंगे कि ये किस कवि की हैं। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। यहाँ पर एक फूल है जो पुष्प है, वो अपनी अभिलाषा बता रहा है कि मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी के बालों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बनूं। मेरी चाह नहीं है कि मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, कि मैं प्रेमी की माला बनकर किसी की बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हरी डाला जाऊंगी, जो मतलब जो सम्राट होते हैं कि उनकी मतलब जो सब होते हैं उनके ऊपर डाला चाहूं। ये पुष्प अपनी इच्छा कह रहा है कि मेरी चाह ये नहीं है। जो पुष्प की चाह क्या है इसमें, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जामे वीर अनेक। भी फूल यहाँ पर अभिलाषा बताता है कि मुझे उस पथ पर फेंक देना जहां पर जो वीर जवान है वो अपने मतलब अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए मतलब अपना शीश चढ़ा देते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। मुझे उस पथ पर फेंक देना। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है इस कविता को, कि ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनर के, आपसे यही बनेंगे। पंक्ति दे देंगे, पूछ लेंगे ये पंक्ति किसकी है, सोहनलाल द्विवेदी की है। आपसे पूछ लेंगे जो इस कविता है इसमें किसका गान किया गया, भारतीय प्राकृतिक सांस्कृतिक और सांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक गौरव का गान किया गया है, ये पूछ सकते हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये पूछ सकते हैं कि ये किस कविता से है, मातृभूमि से है। तो आपको इन कविताओं की अच्छे से पहचान कर लेनी है और पढ़ लेना है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन कविताओं की आपको पहचान कर लेनी है। एग्जाम के अंदर एज इट इज आएंगे और आप इनको मैच कर देंगे। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।